आज से लगभग 48 साल पहले इंसानों ने एक यान अंतरिक्ष में भेजा था। हैरानी की बात यह है कि वो यान आज भी लगातार काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? क्या उसमें कोई ऐसी बैटरी लगी है जो कभी खत्म नहीं होती, या कोई ऐसा जनरेटर जिसका ईंधन अभी तक खत्म नहीं हुआ? और सोलर पैनल तो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वॉयेजर अब सूर्य से इतनी दूर पहुंच चुका है कि वहां सूरज की रोशनी लगभग न के बराबर है। फिर आखिर उसे ऊर्जा मिल कहां से रही है? और वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि अगर वह किसी तारे, ग्रह या उल्कापिंड से न टकराए तो वह अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉयेजर के पावर सोर्स का रहस्य। यह खुद को इतने सालों तक कैसे चलाता रहा, भविष्य में यह कहां तक पहुंचेगा, और बाकी अंतरिक्ष यानों से यह इतना अलग क्यों है। दोस्तों, 1977 में नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसा मौका आया जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वजह थी हमारे सौर मंडल के 4 सबसे बड़े बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उस समय ये चारों ग्रह ऐसी जगह पर थे कि एक अंतरिक्ष यान पहले बृहस्पति के पास जाता, फिर उसकी ग्रेविटी की ताकत से बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए शनि तक पहुंच जाता। इसके बाद शनि उसे यूरेनस की तरफ धकेल देता और फिर यूरेनस की मदद से वह नेपच्यून तक पहुंच सकता था। यानी एक ग्रह अगले ग्रह तक पहुंचने में मदद करता, क्योंकि ये सारे ग्रह एक सीध में आने वाले थे। ऐसा मौका लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। पिछली बार ऐसा मौका करीब 1801 में आया था, और अगर नासा 1977 में इसे छोड़ देता तो अगली बार उन्हें करीब 2153 तक इंतजार करना पड़ता। यानी आज इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई इंसान उस अगले मौके को अपनी आंखों से देख पाए। यही वजह थी कि नासा ने एक नहीं बल्कि 2 अंतरिक्ष यान बनाए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया, जबकि वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को ठीक 15 दिनों बाद लॉन्च किया गया। अब सवाल उठता है, जो यान पहले गया उसका नाम वॉयेजर 2 क्यों रखा गया? दोस्तों, इसकी वजह थी दोनों का अलग अलग काम। वॉयेजर 2 को सबसे लंबी यात्रा पर भेजा गया था। इसका काम था बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों ग्रहों के पास जाकर उनकी तस्वीरें लेना और उनके बारे में जानकारी जुटाना, इसलिए इसका रास्ता लंबा रखा गया। वहीं वॉयेजर 1 को सिर्फ बृहस्पति और शनि के अध्ययन के लिए भेजा गया था, लेकिन इसके मिशन में एक बहुत खास काम था। इसे शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन के बहुत पास से गुजरना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटन का घना वातावरण भविष्य में जीवन की खोज से जुड़े कई सवालों के जवाब दे सकता है। टाइटन के पास से गुजरने के बाद वॉयेजर 1 का रास्ता ऐसा हो गया कि वह यूरेनस और नेपच्यून की तरफ नहीं जा सका, और यही कारण है कि इसे ज्यादा रफ्तार मिली और वह सीधे सौर मंडल के बाहर की ओर निकल पड़ा। यानी वॉयेजर 1 यान 15 दिन लेट लॉन्च होने के बावजूद वो वॉयेजर 2 से आगे निकल गया। आज वॉयेजर 1 ही ऐसा यान है जो आज तक इंसानों द्वारा छोड़ा गया सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन लगभग 50 साल बाद वॉयेजर आखिर पहुंचा कहां है, और वहां तक पहुंचने के बाद भी यह आज तक जिंदा कैसे है? दोस्तों, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। वहीं सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन वॉयेजर इन दोनों से इतनी ज्यादा दूर निकल चुका है कि इनकी तुलना भी छोटी लगने लगती है। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और हर सेकंड लगभग 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं वॉयेजर 2 भी लगभग 21 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंच चुका है। इतनी दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आज आप वॉयेजर को कोई संदेश भेजे तो वह वहां पहुंचने में लगभग 23 घंटे लेगा, और उसका जवाब वापस आने में फिर लगभग 23 घंटे लगेंगे। यानी सिर्फ एक हेलो बोलने और उसका जवाब मिलने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, कल्पना ही सही, लेकिन अगर आज इसी क्षण वॉयेजर को वहीं रोक दिया जाए और हम आज के सबसे आधुनिक यात्री विमान से उसकी तरफ उड़ान भरे, जिसकी एवरेज स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो फिर भी हमें वहां पहुंचने में लगभग 3200 साल लग जाएंगे। लेकिन असली हैरानी की बात अभी बाकी है। वॉयेजर यान रुका हुआ थोड़ी है, बल्कि वह तो हर सेकंड लगभग 17 किलोमीटर की रफ्तार से हमसे और दूर जा रहा है। यानी जब तक हमारा विमान उन 3200 साल की यात्रा पूरी करेगा, तब तक वॉयेजर खुद भी अरबों किलोमीटर और आगे निकल चुका होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, वह हमेशा हमसे आगे ही निकलता जाएगा। यही वजह है कि आज की तकनीक से वॉयेजर यान तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ दूरी नहीं है। 2012 में वॉयजर 1 ने हमारे सौरमंडल की वह सीमा पार कर ली जहां तक सूर्य का प्रभाव सबसे कम हो जाता है। इसके बाद वह उस इलाके में पहुंच गया जिसे वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस यानी सौरमंडल के बाहर का अंतरिक्ष कहते हैं। इसके लगभग 6 साल बाद 2018 में वॉयजर 2 ने भी यही सीमा पार कर ली। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वॉयजर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल गया है। वह अभी भी हमारी आकाश गंगा के अंदर ही है। उसने सिर्फ सूर्य के प्रभाव वाला इलाका पीछे छोड़ दिया है। आज जहां वॉयजर पहुंच चुका है वहां सूर्य की रोशनी इतनी कमजोर हो चुकी है कि सोलर पैनल से लगभग कोई काम की बिजली नहीं बनाई जा सकती। यानी इतने कम प्रकाश से सोलर पैनल लगभग बेकार हो जाते हैं। इसलिए वॉयजर में न तो सोलर पैनल लगे हैं और न ही पेट्रोल या डीजल से चलने वाला कोई जनरेटर, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक ऐसा पावर सिस्टम जो एक छोटे से रेडियो एक्टिव पदार्थ की गर्मी को सीधे बिजली में बदल देता है। इसी तकनीक ने वॉयजर को लगभग 50 सालों तक जिंदा रखा है। इस तकनीक का नाम है RTG। दोस्तों, हर अंतरिक्ष यान RTG से नहीं चलता। आज भी जेम्स वेब और जुनो जैसे यान सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं, लेकिन वॉयजर को इतना दूर जाना था कि नासा को लॉन्च से पहले ही पता था कि सोलर पैनल वहां बेकार साबित होंगे। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग तकनीक चुनी। वॉयजर के पीछे लगा यह काला सिलेंडर कोई साधारण जनरेटर नहीं है, बल्कि यही RTG है, यानी रेडियो इजोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसके अंदर प्लूटोनियम 238 नाम का एक खास रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया है। यह बिना आग के लगातार गर्मी छोड़ता रहता है। RTG के अंदर ऐसी खास धातुएं लगी होती हैं जो एक तरफ गर्म और दूसरी तरफ ठंडी रहने पर अपने आप बिजली पैदा करने लगती हैं। यानी यहाँ न कोई इंजन घूमता है, न कोई ईंधन जलता है और न ही कोई बैटरी चार्ज होती है। बस प्लूटोनियम 238 लगातार गर्मी देता रहता है और वही गर्मी धीरे धीरे बिजली में बदलती रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी बिजली कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर साल इसकी ताकत थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। जब 1977 में इसे लॉन्च किया गया था तब इसका RTG लगभग 470 वॉट बिजली बना रहा था, लेकिन प्लूटोनियम 238 की ताकत समय के साथ धीरे धीरे कम होती रहती है, इसलिए हर साल इसकी बिजली भी थोड़ी घटती जाती है। आज हालत यह है कि वॉयजर के पास सिर्फ जरूरी सिस्टम चलाने लायक ही बिजली बची है। इसी वजह से नासा पिछले कई सालों से एक एक करके इसके वैज्ञानिक उपकरण बंद करता जा रहा है, ताकि बची हुई बिजली सिर्फ सबसे जरूरी कंप्यूटर, एंटीना और संचार सिस्टम को मिल सके। दोस्तों, आज का एक साधारण स्मार्टफोन भी वॉयजर के कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि स्मार्टफोन कुछ सालों में बदल जाता है, लेकिन वॉयजर का कंप्यूटर लगभग 50 साल से काम कर रहा है। दरअसल वॉयजर में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कंप्यूटर लगाए गए थे। एक उड़ान को नियंत्रित करता है, दूसरा वैज्ञानिक उपकरणों को संभालता है और तीसरा बाकी सिस्टम की निगरानी करता है। इन कंप्यूटरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पीड नहीं बल्कि उनकी विश्वसनीयता है। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि वे अंतरिक्ष के तेज रेडिएशन, बेहद ठंड और दशकों तक लगातार काम करने जैसी कठिन परिस्थितियों को भी झेल सकें। आज के समय वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों ही अंतरिक्ष में बिना कोई इंजन चलाए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे कोई रॉकेट नहीं चल रहा और न ही कोई इंजन इन्हें लगातार आगे धक्का दे रहा है। दरअसल लॉन्च के समय रॉकेट ने इन्हें शुरुआती रफ्तार दी थी। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके इनकी रफ्तार और बढ़ाई गई। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। यानी एक बार इतनी ज्यादा रफ्तार मिलने के बाद अंतरिक्ष में हवा या घर्षण न होने की वजह से वॉयजर को आगे बढ़ने के लिए लगातार इंजन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए लगभग 50 साल बाद भी दोनों यान अपनी रफ्तार से लगातार अंतरिक्ष की गहराइयों में आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने अपना रास्ता अलग अलग चुना। अगर हम पूरे सौरमंडल को सामने से देखें, जिसमें सूर्य को आधार माने, तो वॉयजर 1 ऊपर की ओर निकल गया है, जबकि वॉयजर 2 नीचे की ओर। हालांकि वॉयजर 1 सिर्फ जुपिटर, सैटर्न और उसके चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करके सीधा यहां निकल गया, जबकि वॉयजर 2 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून का अध्ययन करके सीधा इस तरफ टर्न हो गया। भले ही वॉयजर 1 सबसे पहले सौरमंडल की सीमा को पार किया, लेकिन अगर पॉइंट्स की बात करें तो मैं इसे वॉयजर 2 को देना चाहूंगा, क्योंकि ये यान 4 ग्रहों का अध्ययन करके तब सौरमंडल छोड़ा। वॉयजर ने सिर्फ दूर तक यात्रा ही नहीं की, बल्कि ऐसी खोजें भी की जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ बदल दी। सबसे पहले इसने बृहस्पति के पास सक्रिय ज्वालामुखियों वाला चांद आयो खोजा।
उस समय तक किसी ने नहीं सोचा था कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं ज्वालामुखी फट सकते हैं। धरती पर किसी भी समय करीब 40 से 50 ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, लेकिन बृहस्पति के चंद्रमा आईओ पर 400 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यानी पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं हैं, तो वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि आईओ पर हैं। वॉयेजर के पास कोई बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर भी नहीं है, फिर भी वह आज भी पृथ्वी पर सिग्नल भेज रहा है। नासा इसके लिए दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में बने विशाल एंटीना का इस्तेमाल करता है। इस नेटवर्क को डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है। ये एंटीना इतने संवेदनशील हैं कि अरबों किलोमीटर दूर से आने वाले बेहद कमजोर सिग्नल को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि वॉयेजर की बची हुई बिजली हर साल कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक वॉयेजर के पास इतनी भी बिजली नहीं बचेगी कि वह अपने सिस्टम चला सके। उसके बाद वह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। जिस दिन उसका आखिरी सिग्नल पृथ्वी पर आएगा, उस दिन के बाद भी वॉयेजर रुकने वाला नहीं है। अंतरिक्ष में लगभग कोई हवा या फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए अगर वह किसी ग्रह, तारे या दूसरे बड़े पिंड से नहीं टकराता तो वह करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल तक अपनी यात्रा जारी रख सकता है। आज ग्लीसे 445 तारा हमसे लगभग 17.6 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन अगर वॉयेजर 1 अपनी मौजूदा दिशा में चलता रहा तो वह लगभग 40,000 साल बाद वह इसी तारे के सबसे करीब से गुजरेगा। हालांकि करीब का मतलब भी लगभग 1.6 प्रकाश वर्ष की दूरी होगा, यानी करीब 15 ट्रिलियन किलोमीटर। वहीं वॉयेजर 2 लगभग 42,000 साल बाद रॉस 248 नाम का तारे के पास पहुंचेगा। लेकिन पास का मतलब भी लगभग 1.5 से 2 प्रकाश वर्ष की दूरी है। यानी ब्रह्मांड के पैमाने पर तो यह करीब है, लेकिन इंसानों के हिसाब से अब भी लाखों करोड़ों किलोमीटर नहीं बल्कि लगभग 16 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी है। इस पूरी यात्रा के दौरान वॉयेजर अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर चल रहा है जो शायद इंसान की सबसे अनमोल विरासत है, गोल्डन रिकॉर्ड। इस सुनहरे रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाजें, अलग अलग देशों का संगीत, 55 भाषाओं में शुभकामनाएं, बच्चों की हंसी, पक्षियों की आवाजें और इंसानों की तरफ से एक संदेश रिकॉर्ड किया गया है। अगर करोड़ों साल बाद कभी किसी दूसरी सभ्यता को वॉयेजर मिले तो यही गोल्डन रिकॉर्ड उन्हें बताएगा कि कभी ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर इंसान नाम की एक सभ्यता रहती थी। शायद वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का सबसे दूर तक पहुंचा हुआ संदेश है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आज से 1 ट्रिलियन साल बाद जब हमारा सूरज मर चुका होगा, हमारी गैलेक्सी खत्म हो चुकी होगी और शायद ब्रह्मांड भी अपने अंत के करीब होगा, तब भी एक चीज बची रहेगी, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा, इंसान का बनाया हुआ, जो अंधेरे अंतरिक्ष में अकेला यात्रा कर रहा होगा। इसका नाम है वॉयेजर 1। आज ये स्पेसक्राफ्ट हमसे 24 अरब किलोमीटर दूर है और हर सेकंड 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये इंसान की बनाई हुई सबसे दूर पहुंचने वाली चीज है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि वॉयेजर 1 का असली सफर तो अभी बचा हुआ है। एक ऐसा सफर जो हमारी कल्पना से भी परे है। 1 ट्रिलियन साल, हमारे पूरे ब्रह्मांड की उम्र से 70 गुना ज्यादा। इतने समय में तारे मरेंगे, गैलेक्सीज टकराएंगी, ब्लैक होल्स वाष्पित होंगे और इन सब के बीच वॉयेजर 1 खामोशी से अपनी यात्रा जारी रखेगा। इस सीरीज में हम उसी अनदेखी यात्रा की कहानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बीबीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये अनोखी यात्रा आप तक हमेशा पहुंचती रहे। वॉयेजर 1 की कहानी शुरू होती है 1977 में। इस साल नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट्स अंतरिक्ष में भेजे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका मकसद था हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स की स्टडी करना, खासकर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। उस समय एक खास खगोलीय घटना हो रही थी जिसमें ये चारों प्लैनेट्स एक ही तरफ इकट्ठा थे। इस मौके को साइंटिस्ट ने ग्रैंड टूर का नाम दिया और वॉयेजर मिशन इसी को पूरा करने के लिए बना। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। ये अपने साथ कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया था जो अंतरिक्ष के हर पहलू को माप सकते थे। इसके कैमराज, रेडिएशन डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स और प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट्स सब मिलकर एक चलती फिरती लैब बन गए थे। और इसकी सबसे खास बात थी इसकी पावर। ये एक न्यूक्लियर बैटरी से चलता है जिसमें प्लूटोनियम 238 भरा है। यही बैटरी इसे आज तक जिंदा रखे हुए है। लेकिन वॉयेजर 1 अपने साथ कुछ और भी लेकर गया था जो शायद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, एक सोने की डिस्क जिसका नाम है गोल्डन रिकॉर्ड। इसमें धरती की आवाजें, हमारे संगीत के सैंपल, अलग अलग भाषाओं में संदेश और इंसानी सभ्यता की तस्वीरें दर्ज हैं।
ये एक ऐसा संदेश है जो अंतरिक्ष में किसी भी दूसरी सभ्यता के लिए है, एक मैसेज इन अ बॉटल जो अरबों सालों तक अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। वॉयेजर 1 ने अपने पहले कुछ सालों में कमाल कर दिया। 1969 में इसने जुपिटर को नजदीक से देखा और उसकी शानदार तस्वीरें भेजी। इसने जुपिटर के चांद आयो पर एक्टिव वॉल्केनोज की खोज की जो सोलर सिस्टम में पहली बार देखे गए थे। फिर 1980 में इसने सैटर्न का दौरा किया और उसके रिंग्स की गहराई से स्टडी की। इस दौरान सैटर्न की ग्रेविटी ने वॉयेजर 1 को एक स्लिंग शॉट की तरह उछाल दिया और इसे सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ धकेल दिया। इसके बाद वॉयेजर 1 प्लैनेट्स को छोड़कर आगे बढ़ता चला गया। इसका एजेंडा अब बदल गया था। अब यह सोलर सिस्टम के बाहर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। सूरज के चारों तरफ एक विशाल बबल फैला हुआ है जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। ये बबल सूरज से निकलने वाली सोलर विंड से बना है और ये हमारे सोलर सिस्टम की असली सीमा मानी जाती है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने इस सीमा को पार किया। ये इंसानी इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार कोई इंसानी वस्तु सोलर सिस्टम की सीमा से बाहर पहुंची थी। अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में था, यानी तारों के बीच की खाली जगह। यहाँ सोलर विंड नहीं है, यहाँ कॉस्मिक रेस की भरमार है और यहाँ का तापमान लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। वॉयेजर 1 इस नई दुनिया में अकेला था और आज भी है। आज 2026 में वॉयेजर 1 हमसे लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। ये इतनी दूर है कि इसकी सिग्नल को धरती तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे लगते हैं। यानी जब हम इसे कोई कमान भेजते हैं तो जवाब आने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। ये तस्वीर हमें बताती है कि अंतरिक्ष की दूरियां कितनी विशाल हैं और हम अपने सोलर सिस्टम के भी सिर्फ एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। वॉयेजर 1 अभी भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत सीमित तरीके से। इसकी न्यूक्लियर बैटरी धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इसकी पावर कम होती जा रही है। नासा ने इसके ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दिए हैं ताकि जो थोड़ी सी पावर बची है वो सबसे जरूरी काम पर लगे। फिर भी ये अभी भी हमें डेटा भेज रहा है, हमें बताता है कि इंटरस्टेलर स्पेस कैसा है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है और वहाँ कॉस्मिक रेस की तीव्रता क्या है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि 2030 के दशक तक वॉयेजर 1 पूरी तरह खामोश हो जाएगा। इसकी बैटरी इतनी कमजोर हो जाएगी कि ये कोई सिग्नल नहीं भेज पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। इसकी असली यात्रा तो तब शुरू होगी जब हम इसकी बात सुनना बंद कर देंगे। तब से वॉयेजर 1 एक खामोश यात्री बन जाएगा जो अनंत काल तक अंतरिक्ष में सफर करता रहेगा। वॉयेजर 1 की खामोश यात्रा में पहला बड़ा पड़ाव आएगा लगभग 40,000 साल बाद। इस समय ये ग्लीज़ 445 नाम के एक तारे के पास से गुजरेगा। ये तारा हमसे 17.6 लाइट ईयर्स दूर है और ये वॉयेजर 1 के रास्ते में है। लेकिन पास से गुजरना यहाँ एक रिलेटिव टर्म है। असल में वॉयेजर 1 इस तारे से 1.6 लाइट ईयर्स दूर से गुजरेगा। ये दूरी बहुत बड़ी है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर यह करीब मानी जाती है। 40,000 साल एक बहुत लंबा समय है, लेकिन इंसानी इतिहास के मुकाबले भी बहुत लंबा है। हमारी सभ्यता को अभी सिर्फ 4,000 साल हुए हैं। यानी अगले 40,000 साल में क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। शायद हम कई प्लैनेट्स पर बस चुके होंगे, शायद हम खत्म हो चुके होंगे, शायद हम बिल्कुल नई तरह के प्राणी बन चुके होंगे। लेकिन वॉयेजर 1 वैसा ही रहेगा जैसा आज है, एक धातु का टुकड़ा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ। गिरजे 445 के पास से गुजरते वक्त वॉयेजर 1 के लिए यह तारा आसमान में सबसे चमकदार होगा। लेकिन वॉयेजर 1 के पास ये देखने के लिए ना तो कोई कैमरा होगा, ना कोई सेंसर। ये सब बहुत पहले बंद हो चुके होंगे। ये बस चुपचाप गुजर जाएगा, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई अनजान यात्री चुपचाप पार हो जाता है और फिर आगे बढ़ जाएगा अगले पड़ाव की तरफ। ग्लीज़ 44 के बाद वॉयेजर 1 आगे बढ़ता जाएगा। अब ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में एक अकेला यात्री होगा। हमारी गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है और वॉयेजर 1 की रफ्तार से इसे पार करने में अरबों साल लगेंगे। इस दौरान ये कई तारों के पास से गुजरेगा, कई स्टार सिस्टम्स को छूकर निकलेगा और कई कॉस्मिक घटनाओं का गवाह बनेगा। लगभग 30 करोड़ साल में वॉयेजर 1 गैलेक्सी के एक बड़े हिस्से को पार कर चुका होगा। इस दौरान हमारी गैलेक्सी खुद भी बदल रही होगी। तारे पैदा हो रहे होंगे, तारे मर रहे होंगे और शायद हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा चुकी होगी। ये टक्कर 4.5 अरब साल बाद होनी है और वॉयेजर 1 इस पूरी घटना का एक साइलेंट विटनेस होगा। ये देखेगा कि 2 गैलेक्सीज कैसे मिलकर एक नई गैलेक्सी बनाती हैं। लेकिन वॉयेजर 1 खुद इस टक्कर से लगभग प्रभावित नहीं होगा,
गैलेक्सीज टकराती हैं, लेकिन उनके तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि खुद तारे नहीं टकराते। वॉयेजर 1 भी शायद बिना किसी नुकसान के इस पूरे नजारे को देखता रहेगा, और इस बीच अरबों साल बीत चुके होंगे। हमारा सूरज मर चुका होगा, धरती खत्म हो चुकी होगी, और हमारी पूरी सभ्यता की याद भी शायद अंतरिक्ष में खो चुकी होगी। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा समय आएगा जब ब्रह्मांड बहुत बदल चुका होगा। लगभग 100 ट्रिलियन साल बाद आखिरी तारा भी मर चुका होगा। ब्रह्मांड में अब नए तारे नहीं पैदा होंगे, क्योंकि तारे बनाने वाली गैस खत्म हो चुकी होगी। इस दौर को साइंटिस्ट्स डीजेनरेट एरा कहते हैं, यानी पतन का युग। अंतरिक्ष में अब कोई रोशनी नहीं होगी, कोई गर्मी नहीं होगी, बस अंधेरा और ठंड। इस अंधेरे ब्रह्मांड में क्या बचेगा? सिर्फ मरे हुए तारों के अवशेष, व्हाइट ड्वार्फ्स जो धीरे धीरे ठंडे हो रहे होंगे, न्यूट्रॉन स्टार्स जो अभी भी घूम रहे होंगे, और ब्लैक होल्स जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहे होंगे। ये मरे हुए तारे कभी कभी आपस में टकराएंगे, कभी कभी ब्लैक होल्स में गिरेंगे। ये एक बहुत धीमी, बहुत खामोश दुनिया होगी, और इस पूरे नज़ारे के बीच वॉयेजर 1 अभी भी यात्रा कर रहा होगा। यह अब भी वैसा ही होगा जैसा आज है। इसकी धातु शायद थोड़ी सी इरोड हो गई होगी, लेकिन ज्यादातर ढांचा बरकरार होगा। इसकी गोल्डन रिकॉर्ड भी बची होगी, अभी भी इंसानी सभ्यता की कहानी बताती हुई। लेकिन अब इसे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, न कोई इंसान, न कोई दूसरी सभ्यता, बस एक खामोश यात्री, एक खामोश ब्रह्मांड में। अब आते हैं उस असली सवाल पर, 1 ट्रिलियन साल बाद वॉयेजर 1 कहां होगा? इस समय तक ये अपनी शुरुआती जगह से अनगिनत लाइट ईयर्स दूर पहुंच चुका होगा। ये शायद हमारे मिल्की वे से भी बहुत दूर निकल चुका होगा। अगर गैलेक्सीज की टक्कर के दौरान इसकी दिशा बदली तो ये शायद इंटरगैलेक्टिक स्पेस में होगा, यानी गैलेक्सीज के बीच का खाली रीजन। 1 ट्रिलियन साल में वॉयेजर 1 लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर हो चुका होगा। यह आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इंसानी पैमाने पर यह बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह बहुत छोटी दूरी है। हमारी गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स है, यानी वॉयेजर 1 अभी भी हमारी गैलेक्सी के अंदर ही घूम रहा होगा, बस उसका लोकेशन हमारे लिए अनजान होगा। इस समय तक हमारी गैलेक्सी खुद भी बहुत बदल चुकी होगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के मिलने से जो नई गैलेक्सी बनी थी वो भी अपने अंत के करीब होगी। तारे खत्म हो रहे होंगे, ब्लैक होल्स बड़े हो रहे होंगे, और ब्रह्मांड अपने आखिरी युग की तरफ बढ़ रहा होगा। और इन सब बदलावों के बीच वॉयेजर 1 अभी भी वैसा ही होगा, एक धातु का टुकड़ा अनंत यात्रा पर। 1 ट्रिलियन साल के बाद भी वॉयेजर 1 की कहानी खत्म नहीं होगी। ब्रह्मांड की उम्र अभी भी बहुत लंबी है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ब्रह्मांड का असली अंत लगभग 10 से 100 ट्रिलियन साल बाद आएगा। इस दौर को हीट डेथ कहते हैं। इस समय तक हर तारा मर चुका होगा, हर ब्लैक होल भी वाष्पित हो चुका होगा, और ब्रह्मांड में सिर्फ बुनियादी पार्टिकल्स बचे होंगे। लेकिन वॉयेजर 1 शायद अभी भी बचा होगा। इसकी धातु आखिरकार टूटने लगेगी, इसके एटम्स अंतरिक्ष में बिखरने लगेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी होगी कि इसमें अरबों साल और लगेंगे, और तब तक वॉयेजर 1 का अस्तित्व एक तरह से बचा रहेगा, बस अलग अलग टुकड़ों में। इसकी गोल्डन रिकॉर्ड शायद सबसे लंबे समय तक बची रहेगी, क्योंकि सोना बहुत टिकाऊ धातु है। ये अरबों सालों तक अंतरिक्ष में तैरती रहेगी, और शायद अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, कहीं कोई सभ्यता है जो हमसे बहुत आगे है, तो शायद वो एक दिन वॉयेजर 1 को ढूंढ ले। शायद वो हमारे संदेश को पढ़ ले, शायद वो जान ले कि एक बार एक छोटे से नीले प्लैनेट पर एक सभ्यता रहती थी, जिसने अंतरिक्ष के अंधेरे में एक मैसेज ना बॉटल भेजा था। ये खूबसूरत कल्पना है, और शायद यही वॉयेजर 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अंत में हम कहां पहुंचते हैं? वॉयेजर 1 सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये इंसानी सभ्यता का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद हमसे भी लंबा जिएगा। हमारी सभ्यता चाहे कब खत्म हो जाए, हमारी धरती चाहे कब मिट जाए, हमारा सूरज चाहे कब मर जाए, वॉयेजर 1 अपनी यात्रा जारी रखेगा। ये एक अमर यात्री है जो अंतरिक्ष के अंधेरे में हमेशा चलता रहेगा। और ये सोचने वाली बात है, हम इंसान जो कुछ दशकों तक जीते हैं, हमने ऐसी चीज बना दी जो ट्रिलियन साल तक जिएगी। हमने एक ऐसा मैसेज भेजा जो हमारी सभ्यता के मरने के बाद भी अंतरिक्ष में बना रहेगा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी विरासत भी। वॉयेजर 1 हमारी अमरता का प्रतीक है, भले ही हम खुद अमर नहीं हैं। अगर आपको ये यात्रा रोचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। ದೇವನದೆ ನಿಂದು ಏನಿದೆ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು
ಭ್ರಮೆಯು ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಜೀವಾವನದೆ ಆದರೆ ನೋವು ನಿನದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೂಗಿ ಕರೆದರೂನು ಅವನು ಕೇಳಲಾರ ಕೋಣು ಎಲ್ಲ ದೇವನದೆ ನಿಂದು ಏನಿದೆ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ಭ್ರಮೆಯೋ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಕರಗದ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಮಾನವನಂತಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋ ಮನವಿದ್ದರೆ ಬೇಡುವ ಕೈಯಿರದು ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಳಿಸದಿರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀನಿನದು. This song is for all my queens out there, for every mother, every fighter, every force of nature. Never underestimate your power. Now it's time to own it. You talk about me like you know my game, but sweetheart, you have no idea, and that's okay. I'm here to stay, I've built my throne. You can call me ma'am, queen, or leave me the fuck alone. I don't need your shit raining on my parade. I shine bright and watch you fade. Watch me build with my queens and rule together, because when you start talking, we're like, yeah, whatever. We're queens and build kingdoms of our own. Fuck the rest, girl, go sit on your throne. Try to tear us apart, we'll hunt you down. Talk all you want, we'll just mute your sound. We're queens and build kingdoms of our own. Watch us rise, feel the power take hold. Try to break me or shame my name, oh baby, try again, because now you're in my game. Run that mouth all you want, I don't give a shit. I know you are obsessed, it's time for you to admit it. I will never fall, break, or dim my light. If you try, you better get ready for a fight. I'm a queen and I've earned my place. Now it's time to fuck off, I'm about to shine with grace. We're queens and build kingdoms of our own. Fuck the rest, girl, go sit on your throne. Try to tear us apart, we'll hunt you down. Talk all you want, we'll just mute your sound. We're queens and build kingdoms of our own. Watch us rise, feel the power take hold. This is to all my beautiful queens out there. Claim your throne now, rule with fire. No more looking down, we are only climbing higher. You have the power inside, you know you do. Now it's time for you to break through. We're queens and build kingdoms of our own. Fuck the rest, girl, go sit on your throne. Try to tear us